नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 नवंबर सन 2024 आज यानी 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी, 1 लाख लोगों को मिलेंगे घर, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए फिर से खुले आवेदन, हाल ही में यूजीसी नेट पास करने वालों को मिला मौका। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, हरियाणा में स्कूली बच्चों की बनेगी अपार आईडी, मिलेंगे अनगिनत फायदे, बताएंगे पूरी खबर। एस्टेट 2024 नोटिफिकेशन अपडेट, हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए जारी हुई अधिसूचना। महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की फसल पर संकट के बादल, गर्मी के कारण नहीं होगी 1.5 लाख एकड़ फसल, कई जगह कीड़ों ने बरपाई कहर। हरियाणा में एक और नया एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, माता वैष्णो देवी की यात्रा को बनाएगा बेहद आसान। ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक होगी। दिवाली के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपये तक महंगा हुआ। और मुहूर्त ट्रेडिंग में सेंसेक्स 335 अंक ऊपर चढ़कर 79,724 पर बंद, तो निफ्टी करीब 100 अंक चढ़ा। आईटी छोड़ एनएससी की सभी सेक्टर्स में तेजी रही। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम स्थिर बना हुआ है। सुबह और शाम को हल्की ठंड और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। लोगों ने घरों में कूलर, पंखे व एसी चलाने बंद कर दिए हैं। हालांकि दोपहर के समय सूरज देवता अपने तीखे तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं। लोगों को दिन में गर्मियों वाले दिन याद आ रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान जताया है। आज प्रदेश का दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा सकता है। इस दौरान आसमान साफ रहने की संभावना बनी हुई है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में 4 नवंबर तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान बरसात की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। वर्तमान परिवेश में प्रदेश के ज्यादातर जिलों की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। 10 शहर ऐसे हैं जहां AQI 500 को पार कर चुका है। इनमें अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जींद, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। वहीं हिसार और कुरुक्षेत्र में सबसे अधिक हालात बिगड़े हुए हैं। राज्य औषधीय पादप बोर्ड में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2024 है। कंसल्टेंट मेडिसिन प्लांट, BSc बॉटनी तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। वहीं कंसल्टेंट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए BSc एग्रीकल्चर तथा कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों वाली शिकायत खारिज होने के बाद शुक्रवार यानी 1 नवंबर को कांग्रेस ने चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया। कांग्रेस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उसकी शिकायतों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश समेत अन्य कांग्रेस नेताओं की ओर से लिखे पत्र में कहा गया कि चुनाव आयोग का जवाब अपमानजनक लहजे में लिखा गया है। अगर चुनाव आयोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो पार्टी के पास ऐसी टिप्पणियों के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी है। हमें नहीं पता कि आयोग को कौन सलाह दे रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आयोग यह भूल गया है कि यह संविधान के तहत स्थापित एक निकाय है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 29 अक्टूबर को कांग्रेस की शिकायत खारिज कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने 1600 पेज की जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था। हरियाणा में शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री यानी अपार आईडी बनाने को लेकर स्कूलों में काम शुरू हो गया है। स्टूडेंट कार्ड में अपार आईडी नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों की नई पहचान जल्द ही उजागर हो सके। इसको लेकर कुछ स्कूलों ने तो बच्चों को फॉर्म भी थमा दिए हैं जो कि अभिभावकों की ओर से भरे जाने हैं। इसके तहत प्रदेश में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी बनाई जाएगी। इसके बनने के बाद उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज हो सकेगा। इसके बाद एक क्लिक में ही उनका पूरा शैक्षणिक रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों को 12 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अपार आईडी बनने के बाद विद्यार्थी देश भर में किसी भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसकी आईडी वही रहेगी। इसमें बच्चों के माता पिता का नाम, कक्षा, पिछली कक्षा का रिजल्ट और बच्चे की व्यक्तिगत जानकारियां शामिल रहेंगी। इस योजना का विद्यार्थियों व स्कूलों दोनों को ही फायदा पहुंचेगा। अपार आईडी के माध्यम से छात्रों की परीक्षा परिणाम, रिपोर्ट कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, लर्निंग आउटकम, ओलंपियाड, स्किल ट्रेनिंग और खेल उपलब्धियों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में संरक्षित की जाएंगी।
अगर आपने हाल ही में नेट की परीक्षा पास की है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों के लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब आयोग की तरफ से एक बार फिर से आवेदन की विंडो को दोबारा खोला जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने हाल ही में नेट की परीक्षा पास की है वह भी अब इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती होगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी 6 नवंबर 2024 से 12 नवंबर 2024 तक आवेदन कर पाएंगे। जून सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इस बार आवेदन करने का मौका मिला है। इसका रिजल्ट 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था। कुल मिलाकर 2424 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से 1273 पद जनरल कैटेगरी के, 429 पद एससी, 361 पद बीसीए, 137 पद बीसीबी और 224 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए हैं। बता दें कि जो अभ्यर्थी पहले आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से आवेदन नहीं करना होगा। हरियाणा के जींद जिले के रुके हुए काम जल्द ही शुरू होने वाले हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लग गई, जिस कारण काफी काम रुक गए। अब इन विकास कार्यों को रफ्तार के पंख लगने वाले हैं। नई विकसित कॉलोनियों के अटके हुए विकास कार्य भी अब पूरे हो सकेंगे। शहर में सबसे बड़ी नेहरू पेयजल परियोजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में हुई थी। इस पर 160 करोड़ रुपए के 2 टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन चुनाव के चलते यह काम रुक गया। वहीं दूसरी तरफ JD-7 पर दिल्ली बठिंडा रेलवे लाइन की क्रॉसिंग के लिए अंडरपास, वहीं एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक, नई विकसित कॉलोनी के विकास कार्य आचार संहिता के कारण अटक गए थे। इन परियोजनाओं पर अब काम जल्द ही शुरू हो सकेगा। शहर की 37 नई कॉलोनियों को नियमित किया गया था। यहाँ पर 45 करोड़ रुपए की लागत से गलियों का निर्माण कार्य भी अटका हुआ है। वहीं कुंदन सिनेमा के पास श्री बंदा सिंह बहादुर चौक और सैन भगत सिंह चौक का निर्माण कार्य भी रुक गया। शहर के पास स्थित हैबतपुर गाँव में मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है। अनुमान है कि अगले महीने तक OPD भवन और उससे जुड़े कार्य पूरे हो जाएंगे और साल के आखिरी तक OPD शुरू होने की संभावना है। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। ITI धारकों के लिए नौकरी का मौका आया है। ऐसे में अगर आप भी इस नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन एंड कोपा ट्रेड ITI पास इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि कार्यकारी अभियंता ऑपरेशन डिवीजन उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम असंध के द्वारा इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन व कोपा ट्रेड के लिए 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप रखे जाने हैं। इच्छुक उम्मीदवार 6 नवंबर 2024 तक शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उम्मीदवार अप्रेंटिसशिप india.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में सभी उम्मीदवार निर्धारित तिथि से पहले अपने आवेदन अवश्य भेज दें और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। देश भर में सड़क नेटवर्क मजबूत करने की दिशा में निरंतर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लंबी दूरी के सफर को कम समय में पूरा किया जा सके। इसी कड़ी में निर्माणाधीन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा में 113 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली मानेसर पलवल यानी KMP एक्सप्रेसवे से शुरू होकर कैथल जिले से होते हुए पंजाब की सीमा में प्रवेश करने वाले इस एक्सप्रेसवे का 113 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और संभावना जताई जा रही है कि अब दिवाली के बाद कभी भी इसे वाहन चालकों को समर्पित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली और पंजाब से हरियाणा के कई शहरों के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI 669 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रहा है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कई चरणों में चल रहा है और अच्छी बात यह है कि हरियाणा में 113 किलोमीटर लंबे सोनीपत से पंजाब बॉर्डर तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे हरियाणा के जिन शहरों से होकर गुजरेगा उसमें सोनीपत जिले का लाखन माजरा और गोहाना, रोहतक का हसनगढ़, सांपला, खरखोदा, झज्जर में जसोर खेड़ी, जींद व असंध और नरवाना तथा कैथल शामिल है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बनने पर दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। इस सड़क मार्ग से दिल्ली से चलकर 6 से 7 घंटे में कटरा पहुंच सकेंगे, जबकि ट्रेन के माध्यम से जाने पर 12 से 13 घंटे का समय अब लगता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से कटरा ही नहीं बल्कि अमृतसर तक का सफर भी बेहद आसान हो पाएगा। अभी दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए 405 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से आप मात्र 4 घंटे में अमृतसर पहुंच जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सोनीपत के गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने हरियाणा दिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली के साथ साथ पार्टी के कई अन्य विधायकों की भी उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का मुखिया 2 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कह रहा था। कई विधायक कह रहे थे कि हमारे पास इस समय इतनी नौकरी आएंगी। वहीं इनका बड़ा नेता जयराम रमेश भर्ती परिणाम पर रोक लगवाने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे। एक तरफ कांग्रेस पार्टी खुद को युवा हितैषी होने का दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ नौकरी पर रोक लगवाकर युवाओं के विरोधी बनकर खड़े होते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की चटकारे लेते हुए कहा कि कोई छींक बीमार दे तो वह चंडीगढ़ पहुंच जाता है, उसके पास कोई काम नहीं है।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 या एस्टेट 2024 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 नवंबर से आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर 2024 है। सुधार विंडो 15 से 17 नवंबर 2024 तक खुलेगी। लेवल 1, 2 और 3 की परीक्षा 150 मिनट की होगी। भाषा विषयों से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न द्विभाषी होंगे, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाती है जो कक्षा 1 से 5 यानी पीआरटी प्राइमरी टीचर, कक्षा 6 से 8 यानी टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और पीजीटी यानी स्नातकोत्तर शिक्षक बनना चाहते हैं। आपको बता दें कि 18 से 38 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए पात्र है। यदि कोई उम्मीदवार इस आयु सीमा में नहीं आता है तो वह परीक्षा के लिए अयोग्य हो जाएगा। हरियाणा में जिनके पास अपना घर नहीं है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख बेघर लोगों को सस्ते मकान और प्लॉट दिए जाएंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 88 नगर निगम क्षेत्रों में लोगों को मकान दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की पहली शर्त यह है कि इस योजना का लाभ केवल हरियाणा का निवासी ही उठा सकता है, वह किसी अन्य राज्य का नहीं होना चाहिए। वहीं परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए। इसके अलावा जिनके पास अपना घर नहीं है या फिर कच्चे मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लाभार्थियों को सैन्य सरकार की ओर से 30 गज तक के प्लाट उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 1,20,000 रुपए की इनके लिए मदद की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की इस योजना के तहत अभी तक 1,000 से ज्यादा परिवारों को अपना घर मिल चुका है। आदमपुर के कांग्रेस विधायक व सेवानिवृत्त आईएएस चंद्र प्रकाश ने हल्का वासियों से मुलाकात करके उन्हें दीपावली व विश्वकर्मा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने आदमपुर वासियों से बातचीत करके उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान चंद्र प्रकाश ने कहा कि मंडियों में अनाज की खरीद के लचर प्रबंधों के कारण किसान बुरी तरह से परेशान है। बालसमंद व आदमपुर मंडी में धान व मूंग की खरीद के न तो समुचित प्रबंध है और न ही किसानों की सुविधा के लिए कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा किसान हित के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन असलियत तो यह है कि किसान, मजदूर, गरीब व पिछड़ा वर्ग विभिन्न समस्याओं की मार झेल रहा है। अनाज की खरीदारी तो पहले से तय थी, लेकिन सरकार व प्रशासन ने इस कार्य के प्रति को गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान अनाज की खरीदारी न होने से परेशान है और दूसरी ओर डीएपी खाद न मिलने से वे त्रस्त है। भाजपा हर साल खाद उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन किसान को हर साल डीएपी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। सरकार व प्रशासन को तुरंत प्रभाव से डीएपी उपलब्ध करवाने के पुख्ता प्रबंध करने चाहिए तथा किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। हरियाणा के नारनौल में किसानों के सामने सरसों की फसल पर संकट के बादल फसल के उगने से पहले ही छाने लगे हैं, जिसके कारण सरसों की फसल उग ही नहीं रही है। वहीं जो फसल उगी है वह भी तेज गर्मी की वजह से खराब होने लग गई है। उगी हुई फसल में गुजिया बीवल नामक कीड़े ने आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण फसल खराब हो गई है। इसे देसी भाषा में धोलिया रोग भी कहते हैं। फसल खराब होने की वजह से एक किसान को प्रति एकड़ लगभग 7 से 8,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार अभी तक सर्दी ने दस्तक नहीं दी है। रात के समय भी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से किसानों के सामने उनकी फसलों को लेकर मुसीबत आन खड़ी है। क्षेत्र का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इस गर्म तापमान की वजह से सरसों की फसल खेतों में उगी ही नहीं, जिसके कारण मजबूरी में उनको दोबारा से पानी देकर फसल की दोबारा बिजाई करनी पड़ रही है। इससे किसानों को प्रति एकड़ करीब 7 से 8,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार पछेती फसल में कम पैदावार होती है, इससे भी किसानों को आगे चलकर दोहरा नुकसान उठाना पड़ेगा। 1 नवंबर 2024 यानी बीते दिन से रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 60 दिन पहले तक कर सकेंगे। पहले यह सुविधा 120 दिन पहले तक थी। रेल मंत्रालय के मुताबिक एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनोनों की डेडलाइन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट, ऐप और रेलवे की बुकिंग काउंटर से होती है। IRCTC से हर दिन लगभग 12,38,000 टिकट बुक होते हैं। वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 62 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब ये 1802 रुपए का मिलेगा, पहले ये 1740 रुपए में मिल रहा था। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 803 रुपए तो वहीं मुंबई में 802 रुपए 50 पैसे का मिल रहा है। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियां संदिग्ध या फिर फर्जी नंबरों की पहचान करके उन्हें तुरंत ब्लॉक करेंगी, जिससे कि इन नंबरों से यूजर्स तक मैसेज नहीं पहुंच सकेगा। वहीं जेट फ्यूल 2,992 रुपए तक महंगा होने से हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। 12 जून 1966 का दिन था जब रेडियो से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा हरियाणा के अलग राज्य की घोषणा की गई थी। उस समय चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया था। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में BD शर्मा ने शपथ ली। मार्च 1967 में प्रदेश में पहली बार चुनाव हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 1966 में सरदार हुकम सिंह की संसदीय समिति की सिफारिश पर ही पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट को पेश किया, जिसके आधार पर पंजाब राज्य को बांटा गया और
और हरियाणा की सीमाओं का निर्धारण किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार हिसार, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल को नए प्रदेश में शामिल किया गया। 10 लोकसभा, 90 विधानसभा सीटों के राज्य में आज कुल मिलाकर 22 जिले हैं। सबसे पहले 1923 में स्वामी सत्यानंद द्वारा हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, की गई थी। इसके बाद मेरठ में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए दीनबंधु सर छोटूराम ने हरियाणा को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। आखिरकार सबके संयुक्त प्रयासों से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश अस्तित्व में आया। इसके बाद से ही धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों ने देश भर में अपनी अमिट छाप छोड़ी। चाहे फिर वे पर्यटन, शिक्षा, खेल, व्यापार और उद्योग कोई भी क्षेत्र हो, प्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई। यहाँ की संस्कृति, बोली, पहनावा और खान पान लोगों को हमेशा से ही अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। अपनी बोली के लिए विश्व भर में पहचाने जाने वाले यहाँ के लोग अपनी सादगी से लोगों का दिल जीतने का मादा रखते हैं। खेलों के क्षेत्र में यहाँ के खिलाड़ी विदेश तक अपनी धाक जमा चुके हैं। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट्स प्रदेश में स्थापित हैं। इसे हरि का प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर लड़ा गया। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।